यूं ना सोचो कि हमसे ना हो पाएगा, बल्कि यह सोचो कि हमारे सिवा कर ही कौन पाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी का एम मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसका उद्देश्य क्या था, यह किस लिए लागू की गई तथा इसके क्या सुझाव थे तथा इसके द्वारा शिक्षा में क्या बदलाव आया। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही न भूलें। आइए आते हैं आज के अपने टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कि कोठारी आयोग ने अपने सुझावों में कहा था कि इस पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए, अर्थात एक देश एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। तो इसी के सुझावों को सरकार ने मानकर उसमें कुछ परिवर्तन करके संशोधन करके 24 जुलाई 1968 को स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1977 में जनता दल की सरकार बनती है, अर्थात जब 24 जुलाई 1968 को स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति का निर्माण हुआ, उसके बाद अभी यह लागू किया ही गया था कि सरकार बदल गई और 1977 में जनता दल की सरकार देश से बनती है और वो जो सरकार थी कांग्रेस की वह सत्ता से हट जाती है। तो जब ये जनता दल की सत्ता आती है तो यह अपनी एक नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहती है और इसने 1979 अर्थात 1979 में शिक्षा नीति घोषित किया। इसने अपनी शिक्षा नीति को घोषित किया कि वो शिक्षा नीति नहीं चलेगी 1968 वाली, ये हमारी शिक्षा नीति घोषित की जाएगी। और इस पे अमल होना शुरू ही हुआ था कि 1981 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई। जो कांग्रेस चली गई थी वह कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई और उसके बाद देखिए कांग्रेस क्या करती है। उसके बाद कांग्रेस ने फिर से 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसी को थोड़ा उसमें संशोधन करके उसका रूप परिवर्तित करके उसी पे अमल करने के लिए प्रस्ताव पास किया कि इसी पे क्या कहते हैं फिर से कार्य होगा, फिर से इसे ही लागू किया जाएगा, इसमें कुछ संशोधन करके। इसके लिए वह क्या करती है, इसके लिए एक बैठक बुलाई जाती है अप्रैल महीने में। अप्रैल 1986 में एक बैठक बुलाई जाती है, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री जिसमें आते हैं और बैठक में यह फैसला लिया जाता है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाएगा, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहेंगे। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 8 मई 1986 को लोकसभा से और 13 मई 1986 को राज्यसभा से पारित होकर पूरे देश में लागू की गई, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहते हैं। यह 1986 में लागू हुई, इसीलिए इसे 1986 कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या आवश्यकता थी, अर्थात यह क्यों बनाया गया। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई थी 1968 उसी से काम चला लेते, हमें क्यों 1986 की आवश्यकता हुई। तो सर्वप्रथम उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है यह भारत की पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जो कि जिसका मसौदा तैयार हुआ, जो संसद से पारित हुई और लागू भी की जा सकी पूर्णतः। क्योंकि बाकी जो पहले की शिक्षा नीतियाँ थी 1968 शिक्षा नीति हो जाए तो यह क्या थी, ये तैयार हो गया था, अमल होना शुरू कर दिया गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू नहीं किया सकी थी। तो आइए जानते हैं क्या कारण थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण की। सर्वप्रथम सबसे पहला कारण था अधिक जनसंख्या व कम संसाधन होने के कारण सभी को शिक्षित करना, क्योंकि जब तक सभी शिक्षित नहीं होंगे तब तक कम संसाधन में ज़्यादा लाभ नहीं उठाया जा सकता। उसके बाद शिक्षा से ही जनसंख्या वृद्धि में रुकावट पैदा हो सकती है, अन्यथा जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और देश में संसाधन कमी रहेगी तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पे होगा। उसके बाद 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको अधिक प्रभावी बनाने हेतु ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का
निर्माण किया गया। और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसकी समीक्षा करने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कुल कितने भागों में बटी थी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 12 भागों में बटी हुई थी। उन 12 भागों का जो विवरण है वो निम्नलिखित प्रकार से है कि उन 12 भागों के मुख्य बिंदु क्या थे, उनका वर्णन भी मैं सामने यहाँ पे किया हूँ। तो आइए जानते हैं उन 12 भागों में क्या क्या चीजें थी। तो सर्वप्रथम उसके पहले भाग में प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना में कहा गया है कि शिक्षा तक जो पहुंच है वो सभी वर्गों तक की हो और जो संसाधन हैं उन संसाधनों तक भी सभी वर्गों की पहुंच हो। ऐसा ना हो कि ये इस जाति के हैं तो इनको ये संसाधन का लाभ नहीं मिल सकता, ऐसा ना हो। सारे संसाधन प्रकृति के हो चाहे मानव निर्मित हो, ये सभी के हैं, सभी तक इनकी पहुंच होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें शिक्षा का सार है। शिक्षा का सार का वर्णन किया गया है जिसमें वर्णित है कि शिक्षा प्राप्त करना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह शिक्षा सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के भावना के मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा तीसरा राष्ट्रीय प्रणाली। भाग 3 राष्ट्रीय प्रणाली है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा जो है हमारी राष्ट्रीय महत्व की विषय है और यहाँ शिक्षा कैसा होना चाहिए इसके विषय में कहा गया कि हमारी शिक्षा 10+2+3 की शिक्षा पद्धति पूरे देश में लागू हो। जो शिक्षा पद्धति है 10+2+3 की यह पूरे देश में लागू हो। ठीक, अब हम जानेंगे कि भाग 4 क्या है। भाग 4 में कहा गया समानता के लिए शिक्षा, अर्थात जो शिक्षा है वो सभी के लिए समान रूप से हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को बिना भेदभाव की शिक्षा मिले। उसमें कहा गया कि महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम चलाए जाएं, महिलाओं के लिए अलग से स्कूल खोले जाए तथा जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाए। उसके बाद कहा गया कि दिव्यांग बालकों के लिए, महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण भी आरंभ किया जाए, क्योंकि उनकी समाज की स्थिति होती है तथा दयनीय टाइप की होती है तो उन्हें उतना भाव नहीं मिलता है। तो ये अपने जीविकोपार्जन के लिए अगर उनके हाथ में कुछ कला होगा, क्योंकि कला ही जीवन है, तो जब कला होगा तब उनकी 4 जगह पूछ रहेगी और उनका जीवन उच्च स्तर का हो सकता है। इसके लिए प्रयास किए जाए। इसके बाद हम देखते हैं जो भाग 5 है इसमें कहा गया कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन का अर्थ है कि इसमें कहा गया कि जो शिक्षा हो वो बाल केंद्रित हो, अर्थात बालकों के हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाए, न कि शिक्षक के हिसाब से। जैसे अगर बालकों का मन है कहानी सुनने का तो उन्हें कहानी सुना शिक्षा प्रदान की जाए। रोचकतापूर्ण शिक्षा हो, बालकों को शारीरिक दंड न दिया जाए। बालक अगर शारीरिक दंड नहीं देंगे तो बालक प्रसन्न होकर अधिगम कर सकेगा। इसके साथ इसमें था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में यही वर्णन किया गया था कि विद्यालय के जो भी आवश्यक फर्नीचर हैं और जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री है वो मुहैया कराई जाए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का भी इसमें प्रावधान किया गया था विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन में। ठीक, अब आगे देखते हैं भाग 6। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाग 6 है इसमें तकनीक व प्रबंधन शिक्षा पर बल दिया गया है। तकनीक व प्रबंधन शिक्षा से तात्पर्य यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी अभी जो टेक्नोलॉजी है वो भी कमजोर है, वो अभी उतनी उन्नत किस्म की नहीं है कि सभी लोग उसका प्रयोग कर सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना पर बल देना, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज में तकनीकी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की जाती है, उससे कई सारी शाखाएं होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये सब। तो उसमें क्या है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना पर बल। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना पर बल दिया जाएगा जिससे तकनीकी शिक्षा की ओर बच्चों का झुकाव होगा और देश प्रगति के पथ पर नए नए अनुसंधान कार्यों के द्वारा अग्रसर हो सकेगा। ठीक है, और उसके बाद कहा गया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों के सुझाव के लिए भी एक समिति का गठन किया जाए, ठीक, जो समय समय पर इन्हें सुझाव प्रदान कर सके। अब देखते हैं भाग 7। भाग 7 में है शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन। भाग 7 जो शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन है इसके हिसाब से आपको अध्यापकों, जो अध्यापक हैं उनके हिसाब से उनको
शिक्षा के प्रति जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अर्थात जो अध्यापक हैं, शिक्षा में कोई भी गड़बड़ी अगर हो तो उनकी जवाबदेही तय की जाए। इससे उनमें थोड़ा सा डर का माहौल होगा और वे सही तरीके से सुचारू ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकने में सक्षम होंगे। इसलिए इसमें शिक्षा व्यवस्था क्रियान्वयन में शिक्षकों के प्रति जवाबदेही की बात की गई। आगे देखते हैं, भाग 8 में कहा गया शिक्षा की विषय वस्तु को नया मोड़ देना। अर्थात जो शिक्षा की जो विषय वस्तु थी उसको नया मोड़ देना, जिसमें ये कहा गया कि गणित की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाए। क्यों? क्योंकि गणित में तर्क शक्ति का विकास होता है। विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया जाए। क्यों? क्योंकि विज्ञान से खोजपूर्णता तथा खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। उसके बाद कहा गया कि शारीरिक शिक्षा द्वारा भी मूल्यांकन किया जाए। अर्थात बालकों के जो फिजिकल फिटनेस है उसके आधार पर भी थोड़ा सा उनका मूल्यांकन किया जाए। इन्हें भी शिक्षा के मूल्यांकन में शामिल किया जाए, शारीरिक शिक्षा को। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 9 में शिक्षा का प्रबंधन की बात की गई। शिक्षा का प्रबंधन से तात्पर्य ये है कि इसमें कहा गया कि महिलाओं को भी शिक्षा के प्रबंध समिति में हिस्सेदार बनाया जाए। उसके बाद कहा गया कि भारतीय शिक्षा सेवा अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा का गठन हो पूरे देश के स्तर पे। उसके बाद प्रांतीय स्तर पे अर्थात राज्य के स्तर पे प्रांतीय शिक्षा सेवा गठन हो और जिला के स्तर पे जिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। ये इनकी व्यवस्था थी भाग 9 में। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 10 में अध्यापकों के लिए कहा गया था। इसमें अध्यापकों के लिए कहा गया था कि वे अपने शिक्षा सेवा में सुधार हो सके, उनके अध्यापकों के वेतन का और उसके बाद जो उनके जो सेवा शर्त हैं उनमें सुधार किया जा सके, जिससे योग्य व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित हो सके और वे अपना 100% योगदान दे सके, जिससे शिक्षा का स्तर और सुधारा जा सके। आगे देखते हैं भाग 11 में क्या वर्णन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 11 में संसाधन और समीक्षा की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अब जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आएगी उसमें जो संपूर्ण बजट है देश का उसका 6% निवेश होना चाहिए। क्योंकि उसमें 4% निवेश हो रहा था तो कहा गया कि 6% निवेश होना चाहिए जो बजट है उसका शिक्षा में। ठीक है, और समय समय पर अर्थात हर 5 साल के बाद इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। अब आते हैं लास्ट में 12वां भविष्य। जो 12वां भाग था उसमें भविष्य था, तो भविष्य में यही कहा गया कि संपूर्ण देश में आने वाले समय में क्या कहते हैं सब पढ़े सब बढ़े की नीति अपनाई जाए। अर्थात संपूर्ण देश में साक्षरता मिशन के तहत सबको शिक्षित और साक्षर बनाया जाए। ठीक है, अर्थात पूरा देश शिक्षित हो सके, 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्या गुण और क्या दोष थे, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो सर्वप्रथम अब हम इसका मूल्यांकन के क्रम में सर्वप्रथम इसके हम गुण को जानते हैं कि इसके क्या गुण थे। तो आइए जानते हैं इसकी पहली विशेषता। इसकी पहली विशेषता ये थी कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय कहा गया इसमें। ठीक है, कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय महत्व का विषय होनी चाहिए और इसमें जो 6% जो पूरा बजट है उसका 6% खर्च होना चाहिए। अर्थात पहले 4% का बजट जो जितना होता था उसमें 4% खर्च किया जाता था शिक्षा पर, लेकिन इसने कहा कि पूरे बजट का 6% खर्च हो शिक्षा पे। इसके बाद यह इसकी दूसरी विशेषता है, लिख लेते हैं थोड़ा नंबर वाइज, हमें याद होता है आपको भी। पहला बता दिया हमने। दूसरा ये था कि जो भी शिक्षा नीतियाँ बनी वे कहीं ना कहीं अधूरी रह गई, कट गई, निर्माण हुआ, लागू न किया सकी। लेकिन यह जो शिक्षा नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका निर्माण भी हुआ और इसका क्रियान्वयन भी हुआ। अर्थात इसका निर्माण भी किया गया और इसका पूरा करने का बात भी कहा गया। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता थी कि 10+2+3 इस शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया गया।
ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसे पूरे देश में लागू किया गया। 10+2+3 का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि था 10वीं पास करना, उसके बाद 2 साल का इंटर और 3 साल का बैचलर का कोर्स, ग्रेजुएशन का कोर्स। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसकी चौथी विशेषता। इसकी चौथी विशेषता ये थी कि जो चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, इसके तहत 90% विद्यालय जो देश के हैं वे क्या हुए, लाभान्वित हुए। ठीक है, उनको लाभ पहुंचा, उन्हें क्या कहते हैं सामग्री जो शिक्षा संबंधित है, जैसे कुर्सी, टेबल, फैन, बल्ब, ये जो सब जो ब्लैक बोर्ड है वो सब उन्हें मिला। ठीक, अब इसकी पांचवी विशेषता है कि पूरे देश में 586 नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई थी। नवोदय विद्यालयों को हम गति निर्धारक विद्यालयों के नाम से भी जानते हैं, जो पूरे देश में ग्रामीण स्तर के बालकों को के क्या कहते हैं शिक्षा के लिए जो भी उत्प्रेरित हैं, जो भी शिक्षा लेने के वो ज़्यादा जागरूक है, प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें 586 नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि IGNOU, इसे इग्नू बोलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू की स्थापना 1986 में की गई थी। और 1986 में इग्नू की स्थापना की गई, जो कि मुक्त विद्यालय है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि शिक्षा सभी के लिए समान रूप से हो, अर्थात जो व्यक्ति काम धाम करता है वो कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, तो मुक्त शिक्षा ग्रहण करेगा इग्नू से। इसीलिए 1986 में इग्नू की स्थापना की गई थी। और 2012 तक पूरे देश में 16 ओपन यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसकी अगली विशेषता सातवीं विशेषता में कहा गया था कि शिक्षकों का वेतन और उनकी सेवा शर्तों में काफी सुधार हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है, अब हम अगली विशेषता देखते हैं कि अगली विशेषता ऐसी थी कि 555 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिन्हें हम डायट कहते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 555 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 2011 या 2011 तक। ठीक, तो 2011 तक 555 डायट की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम इसके प्रमुख कुछ दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके दोष क्या थे। इसके दोष ज़्यादा नहीं थे, हालांकि इसमें था गुण ही ज़्यादा थे। तो इसका पहला जो दोष है वो दोष था कि शिक्षा में व्यक्तिगत प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करने की बात की गई थी, कि जो व्यक्ति शिक्षा में व्यक्तिगत योगदान दे रहा है उसको और प्रोत्साहित किया जाए। तो व्यक्तिगत योगदान का मतलब है कि डोनेशन, तो विद्यालय में आप डोनेशन कराने जाते हैं तो आपसे 10,000 रुपये की रकम मांगी जाती है, तो वो अब वसूली कही जाएगी, क्या कहते हैं अध्यापकों का खून चूसना कहा जाएगा, भ्रष्टाचार कहा जाएगा, कि शिक्षा में सहयोग कहा जाएगा। अब ये तो बात समझ में नहीं आती है, स्पष्ट नहीं हो सका इससे। ठीक, ये इसकी पहली बुराई थी। ठीक, उसके बाद इसमें स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई कि जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए शिक्षा के लिए। तो ठीक है, प्रोत्साहित तो किया गया, लेकिन अब इससे क्या हुआ कि उच्च शिक्षा महंगी हो गई और उच्च शिक्षा का जो स्तर है वो भी गिर गया, क्योंकि स्ववित्त पोषित महाविद्यालय मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से नियम कानून का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर गिर जाता है, वहाँ पर पैसा चलने लगता है और शिक्षा दब जाती है, कहीं न कहीं प्रतिभाओं का ह्रास होता है। ठीक है, अब हम इसकी तीसरी कमी देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी कमी थी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी, इसमें बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री से कुर्सी, टेबल आदि जो सामान है टेबल के, वो सब बहुत ही घटिया किस्म के बनाए गए थे। ये इसकी सबसे प्रमुख कमी में मैं इसे लेता हूँ। ठीक, अब जो चौथी कमी है कि 12वीं स्तर पे जो हुआ कि 12वीं के स्तर पे जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे, उनमें क्या हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। जैसे कि कोई नियम सरकार ने लगा दिया, नोटबंदी कर दिया और नोट की व्यवस्था ही नहीं बैंक में, उसी तरह 12वीं में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये तो हो गया, लेकिन शिक्षकों की कमी है, ये इसकी बहुत ही बड़ी खामी थी। उसके बाद सबसे अंत में इसकी जो खामी है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, कि इसमें आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया गया।
और आंतरिक मूल्यांकन पर जब बल दिया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे रुपया चलता है और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन हमेशा विद्यालय में होता है, ये विद्यालय से बाहर नहीं होता है। यहाँ पर शिक्षकों के हाथ में नंबर होते हैं। तो आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया गया और आंतरिक मूल्यांकन बल देने से थोड़ा सा छात्रों का क्या हुआ, शोषण हुआ। ठीक है, तो ये सभी कमी के बावजूद भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत जैसे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई। अंत में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बिना हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये बिल्कुल ही अधूरी थी, इसका कोई बेस ही नहीं था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।